नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम और खैर मकदम करता हूँ। चैतन्य भार्गव भी आ गए हैं आप लोगों का स्वागत करने के लिए और बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा करी है, आप लोगों ने अपनी अपनी राय भी दी है। आज भी हम चाहेंगे कि आप अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होता है तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी आस रखते हैं और निष्पक्ष फैसले और निष्पक्ष जांच की कल्पना भी कर सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई मामला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कल मंगलवार है और कल 21 फरवरी है। आप लोगों को याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जो नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपण के लिए एक कमीशन बनाई गई थी, एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये आयोग, हम इसे डेडिकेटेड आयोग नहीं मानते। कल उसी का फैसला आने वाला है, उसी पर ऑर्डर आ सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इसके पहले भी तारीखें पड़ी हैं। इसके पहले सबसे पहले 20 जनवरी का तारीख था। 20 जनवरी के बाद फिर बिहार सरकार ने 15 दिन का समय मांगा। उसके बाद बिहार सरकार के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1 हफ्ते का और अतिरिक्त समय वो किया और वो तारीख अब कल की पड़ी। क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए जजमेंट जो कोर्ट है उसको देना है, उनके न्यायाधीशों को देना है। हम आकलन लगा सकते हैं, संभावनाएं बता सकते हैं। बिल्कुल सदन जी, स्वागत आपका। तो उसकी कल्पना हम कर सकते हैं और उसके आकलन लगा सकते हैं और आपको और हम और आप उसी पर बात करके, विचार करके बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो अपने अपने कमेंट्स भी करें कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आप विश्लेषण करते हैं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के फेवर की तरफ होता है, कहीं आपका कैंडिडेट हार न गया हो। देखिए सबसे बड़ी चीज की पत्रकार का कोई कैंडिडेट नहीं होता और मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं पत्रकार हूं, तो हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जहां विवेक सिंह राजपूत जी, स्वागत आपका, न्याय की बात हो और न्यायिक व्यवस्था के साथ, संविधान के साथ फैसले की बात हो। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वही काम करती है। सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को विश्वास भी इसीलिए है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी फैसला सुना देना होता तो वो अभी जो तारीख बीती है 15 फरवरी की, उस दिन सुप्रीम कोर्ट वो अपना फैसला सुना देती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बिहार सरकार ने जो भी अपना जवाब दिया है उसे पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न्याय संगत तरीके से और निष्पक्ष फैसला तभी आप ले सकते हैं जब पूरी तरह से उसे स्टडी कर लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वही किया। स्टडी करने में उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए था। 958 पेजेस का ये जवाब था जो कि बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। साथ ही साथ सप्लीमेंट जो उन्होंने जमा किए हैं वो पूरी तरह दिया है। और इसमें आप देखिए कि इससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होती है कि नहीं, इस पर ये पूरा फैसला, ये पूरा ऑर्डर अटका हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कल कहती है ये तो पता चलेगा और ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ये न्यायालय डिसाइड करेगा कि क्या होगा। हालांकि आपको अगर आप टेक्निकली देखें, थ्योरेटिकली देखें, इन सारे चीजों को अगर हम एक साथ मिलाकर देखते हैं तो, और जो जानकारों की बात माने, जो बिहार सरकार ने जो जमा किया है और जो कानून के जानकार हैं, जो लॉयर्स हैं, उनकी बात अगर आप माने तो उनका कहना है कि बिहार सरकार ने ठोस जवाब, जो कि संतुष्टि पूर्वक जवाब हो, जिससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, जज जिससे कि सेटिस्फाई हो जाए, तभी आपके पक्ष में कुछ जवाब आ सकता है। और टेक्निकली जो फॉल्ट्स हुए हैं उन चीजों पर थोड़ी सी बात करेंगे। क्या हो सकता है, देखिए न्यायालय को न्याय देना है, कोर्ट को देना है। हम विश्लेषण करते हैं
और चीजों को, जो एविडेंस होते हैं, जो जानकारियां होती हैं, उस पर हम विश्लेषण करके आप लोगों को बताते हैं। आप अपनी राय भी रखें, और इसमें कोई पक्ष की बात नहीं होती, चाहे वो जीते हुए हों या हारे हुए हों। हमारे लिए दोनों एक समान है। और पॉलिटिक्स लोग करते हैं तो उसमें जो भी चीजें होती हैं उस प्रक्रिया से वो लोग गुजरते हैं, और एक पत्रकार को उन सारी चीजों से मतलब नहीं होती। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर हालांकि कमेंट किया कि आपका कैंडिडेट हार गया है शायद, तो ऐसी बात नहीं है। हमारा कोई कैंडिडेट नहीं होता और सारे कैंडिडेट्स हमारे होते हैं। बहरहाल आगे बात करते हैं कि देखिए, टेक्निकली अगर आप देखें तो टेक्निकली बिहार सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि हमने नगर पालिका अधिनियम, आप अगर चुनाव जिन्होंने लड़ा है वो बहुत अच्छी तरह से इन चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो अधिसूचना थी, जो अधिसूचना दी जाती है इलेक्शन के पहले, और उस दिन से कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श आचार संहिता की शुरुआत हो जाती है। तो उस अधिसूचना को अगर आप पढ़ें, जो पहली बार अक्टूबर महीने में जो अधिसूचना दी गई, सितंबर में दी गई अधिसूचना, अक्टूबर में चुनाव के, उस अधिसूचना को उठाकर देख लें, और फिर अभी जो नवंबर में चुनाव हुए हैं उस अधिसूचना को भी उठाकर देखिए। दोनों में चीजें सेम है, सारी चीजें एकदम एक समान लिखी हुई हैं, सिर्फ तारीखों का अंतर आपको दिखेगा कि अब चुनाव इस तिथि पर नहीं, इस तिथि पर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट, बिहार सरकार ने जो 2017 में जिस तरीके से चुनाव करवाया था और आरक्षण का रोस्टर जो 2017 का था, उसी आरक्षण के रोस्टर पर 2017 पर बिहार सरकार ने चुनाव 2023-22 में भी करवा दिया। हालांकि इन्हें कहा गया था कि आप ट्रिपल टेस्ट करके चुनाव करवाएं, तो पहली बार इन्होंने ऐसे ही अधिसूचना निकाली बिना ट्रिपल टेस्ट किए हुए 2017 के अधिसूचना के समान। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप ट्रिपल लेयर टेस्ट नहीं करना चाहते, या आपसे नहीं हो पाएगा, समय नहीं है आपके पास, तो आप क्या करें कि सामान्य कर दे सीटों को, आरक्षण देने की कोई जरूरत नहीं है, सामान्य करके आप चुनाव करवा लीजिए अगर जल्दबाजी है, और नहीं तो आप ट्रिपल लेयर टेस्ट पास कीजिए, उसका रिपोर्ट जो आएगा उसके आधार पर आप इलेक्शन करवा लीजिएगा आरक्षण देके। इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आरक्षण देंगे ही, बिना आरक्षण के हम चुनाव नहीं करवाएंगे। जो बिहार सरकार का कथन था, तेजस्वी यादव ने भी बोला था कि अति पिछड़ा का आरक्षण देकर ही हम चुनाव करवाएंगे, ये आप लोगों को भी पता होगा। मामला राजनीति से प्रेरित हो गया और अब आ गई अति पिछड़ा वोट बैंक की बात। अब भाई सरकार करे तो क्या करे, दोनों सीटों को, जैसे कि मुजफ्फरपुर में आपको याद होगा, हालांकि ये दलगत चुनाव नहीं है और इसमें कोई पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर को भी जनता ने चुना है। इसके पहले मेयर डिप्टी मेयर को वार्ड पार्षद चुनते थे, चलो ठीक है, मेयर डिप्टी मेयर को वार्ड पार्षद चुनते थे, और वार्ड पार्षदों के चुनने के बाद इनको बनाया जाता था। उसके बाद अब क्या हुआ कि मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद, इन तीनों पदों के लिए जनता ने डायरेक्ट चुनाव किया है इस बार। तो इस बार मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद तीनों को जनता ने चुना। अब यहां क्या हो गई, मुजफ्फरपुर जैसे जिले की स्थिति थी कि मेयर अति पिछड़ा और डिप्टी मेयर सामान्य होते थे, लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में सरकार ने दोनों पदों को, मतलब मेयर, डिप्टी मेयर, दोनों को अति पिछड़ा श्रेणी में डाल दिया, जिससे बहुत सारे लोग नाराज हुए। और यही काम हर जिले में इन्होंने किया कि जहां पर एक सीट पिछड़ा और एक सीट अति पिछड़ा होता था, इन्होंने दोनों को अति पिछड़ा में डाल दिया, जिससे कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोग नाराज हो गए। इसी मुद्दे पर बात उठी और अक्टूबर महीने में ही सुनील कुमार जो याचिका करता है, उन्होंने याचिका अपनी डाल दी, रीट फाइल कर दी हाई कोर्ट पटना में। हाई कोर्ट के संज्ञान में ये मामला आया। हाई कोर्ट ने चुनाव पर कहा कि भैया ऐसे नहीं होगा, आरक्षण आपने दिया है, आरक्षण नया अगर आपको देना है, पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ा को आरक्षण देना है, तो उसके लिए ये नियम है और इस नियम से आरक्षण देना होगा, और नहीं तो आप
सामान्य करवा के चुनाव करवा लीजिए, ऐसे हम मानेंगे नहीं इसको। चुनाव आयोग ने उस चुनाव को स्थगित कर दिया, मतलब रोक दिया, रद्द नहीं हुआ था, स्थगित हो गया था, यह खत्म नहीं हुआ था, उसे रोक दिया गया। फिर मामले को लेकर बिहार सरकार, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कह दिया कि हम ट्रिपल लेयर टेस्ट जो आपका निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसको साथ में लेकर ये चुनाव करवाएंगे, आरक्षण उसी के हिसाब से देंगे, हमें इसकी परमिशन दी जाए, हमने आयोग बना लिया है। ये जाके इन्होंने एक सूचना दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है, चुनाव आयोग, हाई कोर्ट और आप बिहार सरकार, आप तीनों मिलके देख लीजिए और फिर जैसे आप टेस्ट वेस्ट करके चुनाव करवाइए। तो ये कीजिए। राकेश झा जी वही, मुजफ्फरपुर में भी वही। तो इन्होंने क्या किया, फिर चुनाव की प्रक्रिया में आ गए। फिर बिहार सरकार, चुनाव आयोग, इन दोनों ने क्या प्लानिंग करी, क्या नहीं करी, अब इनको समझ में आए। जो अंदर की बातें हुई, इंटरनल पॉलिटिक्स कहें, इंटरनल प्रेशर कहें, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग पर था, बिहार सरकार का, या क्या था, ये तो बिहार सरकार और निर्वाचन आयोग जाने। खैर, अब क्या हुआ कि इन्होंने बाद में जाके सारी चीजें 28 तारीख को, फिर जब ये आयोग बन गई और आयोग बनी, सुनील कुमार जो याचिकाकर्ता थे, उनको भनक लगी कि बिहार सरकार अब 1-2 दिन में चुनाव की घोषणा करवाने वाली है। मतलब 1-2 दिन के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव तिथियों पर हो जाएंगे, अब नवंबर में उसकी घोषणा करवा दी जाएगी लास्ट दिन, और चुनाव होंगे। और यही हुआ। इसके पहले सुनील कुमार ने एक रीट और दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि भाई इन्होंने जो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए, गौर से सुनिएगा, अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया है, वो आयोग समर्पित आयोग नहीं है। इस पर इन्होंने सबूत के साथ रीट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर देती है, और उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि बिहार सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए जिस आयोग का गठन किया था, उस आयोग को हम समर्पित आयोग, मतलब डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते हैं। ये 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया था इस लेटर को। अब आप समझिए कि सबसे बड़ी चीज, लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट खिलवाड़ कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं बिहार सरकार कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं चुनाव आयोग कर रहा है। ये पूरी बात अगर हम कर लें तब डिसीजन भी आप ही ले लेंगे कि गलती किसकी तरफ से हुई। दूसरी बात पर आते हैं। अब 28 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब ये कह दिया कि ये कमीशन ही डेडिकेटेड नहीं। अब डेडिकेटेड कमीशन क्या होता है? बहुत सारे लोग जो कि फालतू की बातें कर रहे हैं और जिन्हें कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, बिहार में एक ये बहुत बड़ी कहावत पुरानी है, आधा अधूरा ज्ञान जिन्हें होता है वो ऐसे ही काबिल बनते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी तो आप उसका रिजल्ट या कुछ चीजों पर विश्लेषण कर सकते हैं। समर्पित आयोग की बात हो रही है, डेडिकेटेड कमीशन की बात हो रही है। क्या होता है ये डेडिकेटेड कमीशन, समर्पित आयोग क्या है? इस पर भी थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि समर्पित आयोग क्या होता है। देखिए, समर्पित आयोग उसी को कहते हैं कि मान लीजिए आपको अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना था, उनके पिछड़ेपन को देख के पिछड़ा वर्ग में, क्योंकि पिछड़ा वर्ग में ही बिहार में अति पिछड़ा है। अब वो आप कैसे तय करेंगे? तो उसके लिए एक आयोग बनाना पड़ेगा, और वो आयोग उसी समय बनाइए, उसी काम के लिए बनाइए। जैसे फर्ज कीजिए कि हम मतलब चाय बनाते हैं,
तो चाय की केतली में हम दूध सिर्फ चाय बनाने के लिए ही डालेंगे और उसी समय डालेंगे जब हमें उसकी आवश्यकता हो जाएगी। और फिर जब चाय बन जाएगी हम चाय छान के पी लेंगे। उसके बाद इस प्रक्रिया का अंत हो जाएगा और इसे समाप्त कर दिया जाएगा। फिर नई प्रक्रिया शुरू होगी। अगर फिर चाय पीनी है तो फिर से वो प्रोसेस हमें अप्लाई करना होगा। अब यही समर्पित आयोग का भी काम है कि हमें चुनाव के लिए 2022 के चुनाव के लिए आरक्षण देना है अति पिछड़ा वर्ग को। तो हमें 2022 में ही एक कमिटी, एक आयोग का गठन करना है और वो आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो। उस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रेशर न हो, क्योंकि मान लीजिए अगर जदयू का प्रेशर होगा तो जदयू को कहा जाता है कि हाँ भाई नीतीश कुमार की पार्टी है और नीतीश कुमार कुर्मी कोयली समाज से आते हैं, तो वहां पर एक उस समाज का दबदबा हो जाएगा। तेजस्वी यादव की बात करें, लालू प्रसाद की बात करें, वो यादव समाज से, यदुवंशी समाज से आते हैं, तो उसका प्रेशर पड़ जाएगा। तो इसमें किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को इन्वॉल्व न किया जाए आयोग में। आपको क्या पता करना है? आपको राजनीतिक पिछड़ापन पता करना है उस समाज का, उस जाति का। अब आप अगर निष्पक्ष नहीं होंगे, निष्पक्ष कौन होगा ये भी बात समझिए मोहम्मद रियाज। निष्पक्ष वही होगा जो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो, जिसने अपने जीवन में हमेशा निष्पक्षता से काम किया होगा। तो भारत में अगर निष्पक्ष व्यक्ति की कल्पना अगर आप करेंगे तो भारत में निष्पक्ष व्यक्ति आप किसी जज को कह सकते हैं, क्योंकि जज हमेशा सबूत पर हर चीज को नाप तोल के और संविधान और कानून के हिसाब से चलता है, इसलिए उसे निष्पक्ष आप कह सकते हैं, निष्पक्ष कहा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में एकदम सेम मसला हुआ, एकदम जो यहां मसला चल रहा है वही उत्तर प्रदेश में भी हुआ। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो आयोग बनाई है उस आयोग को आप देखिए, योगी जी की सरकार ने जो आयोग बनाई उसमें अध्यक्ष जो बनाया अति पिछड़ा जो वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के को देखने के लिए, उसमें अध्यक्ष बनाया रिटायर्ड जस्टिस को, मतलब रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया। सचिव और जो भी सदस्य होते हैं वो रिटायर्ड आईएएस को बनाया गया या रिटायर्ड जज को बनाया। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा निष्पक्ष रहे उसको इन चीजों में का दायित्व देना था। लेकिन आपने क्या किया, बिहार सरकार ने क्या किया कि बिहार सरकार ने अपने पार्टी के कार्यालय के व्यक्तियों को, अपने पार्टी से संबंधित व्यक्ति को इस आयोग का अध्यक्ष, सचिव और सदस्य नियुक्त कर दिया। ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार ने कहा कि देखिए ये आयोग ही इनका गलत है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी एविडेंस सुनील कुमार ने दिए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हम बिहार सरकार द्वारा बनाए गए इस आयोग को डेडिकेटेड आयोग नहीं मानते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा था वो 28 नवंबर 2022 को कहा था। ये लेटर उस दिन से वायरल हुआ था, आप सबको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का ये लेटर। 30 नवंबर 2022 को राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथियों की, चुनाव के तिथियों की घोषणा कर दी। जब 28 को फैसला आ ही गया था कि 28 को जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, फिर 30 तारीख को आप चुनाव की घोषणा करते हैं, इसका मतलब सबसे बड़े फॉल्टी आप वहीं पर हो गए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके आयोग को ही डेडिकेटेड नहीं माना तो फिर आपने चुनाव कैसे करवा दिया। एक गलती तो वहां पर सबसे पहले बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दी। अब इससे क्या हुआ कि इन्होंने नाराज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, पहले ही नाराज कर दिया। अब 28 को जब ये बात हो गई, 30 को इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया इलेक्शन का,
फिर सुनील कुमार जाते हैं अर्जेंट हियरिंग के लिए। अर्जेंट हियरिंग के लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि बिहार सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी है, तिथियों की घोषणा कर दी है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि आप इस मामले में मतलब जल्दी से जो आपको अपना फैसला सुनाना है वो सुना दीजिए, क्योंकि मामला क्यों गुस्से में हो, चुनाव करवा देगी बिहार सरकार। तो इन्होंने अर्जेंट हियरिंग की अपील की। अब देखिए जो जवाब आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वो थोड़ा सा नाराजगी वाला जवाब था। इन्होंने कहा कि जब हमने पहले ही कह दिया था कि ये एक डेडिकेटेड आयोग नहीं है जो आरक्षण के लिए इन्होंने बनाया था, फिर भी इन्होंने घोषणा कर दी। हमारा जवाब तो 20 तारीख को ही आएगा, करने दीजिए इनको जो करना है, चुनाव करवाने दीजिए, लेकिन हमारा जवाब भी जो आएगा वो 20 तारीख को ही आएगा, 20 जनवरी को ही आएगा। तो ये नाराजगी वाला एक जो जवाब था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, और सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख ही डेट मुकर्रर रखी। उसके बीच में चुनाव भी हुए, दोनों फेज के चुनाव हो गए, गिनती हुई, रिजल्ट्स आ गए, नगर निगम की स्थापना हो गई, नए मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों ने अपने अपने पद को ग्रहण भी कर लिया है, और सभी जिलों में नगर निगम की सरकार मतलब निगम की सरकारें भी बन गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कल ये कह देती है, सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कहेगी, एकदम नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कहेगी कि ये चुनाव गलत था, सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कहेगी कि चुनाव अवैध था, सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कहेगी कि चुनाव रद्द करवाओ या चुनाव को खत्म करो, ये चुनाव हम नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी नहीं कहेगी। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ठीक है ये आयोग गलत है, इसको हम अभी भी मानते हैं। बस सुप्रीम कोर्ट को यही कहना है। उसके बाद कौन कहेगा? उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग बिहार कहेगा, उनको कहना है। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये तय करना है कि जो अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जो आयोग बनाई गई थी, जो कमिटी बनाई गई थी, वो डेडिकेटेड कमिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर रिपीट इस चीज को कह दिया तो आप समझिए कि ऑटोमेटिक ये जो चुनाव है वो कैंसिल हो जाएगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है कि वो पूरा चुनाव कैंसिल करवाना चाहते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को यह तय करना होगा कि बिहार के सभी नगर निकायों का चुनाव कैंसिल करेंगे या फिर उन्हीं जगहों पर करेंगे जहां पर अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया, अति पिछड़ा सीट जहां रखी गई। ये एक उनको तय करने वाली बात हो जाएगी। लेकिन गलती किसकी? अब इस चीज पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। गलती किसकी? जब पहले से ये मामला चल रहा था, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश में चल रहा था, ओम प्रकाश युवराज जी स्वागत था। जब ये पहले से चल रहा था, उसके बाद आपने चुनाव जब करवाई और चुनाव जो पहले इन्होंने अधिसूचना जारी की, पहला जब नोटिफिकेशन आया, उसी समय इनको सोच लेना चाहिए था। उसी समय अखबारों में और हमारे जैसे पत्रकारों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि मामला उठेगा, ट्रिपल टेस्ट करवाना होगा, बिहार में भी करवाना होगा। भाई कानून पूरे देश के लिए एक है। अगर मध्य प्रदेश में ऑब्जेक्शन होता है, महाराष्ट्र में ऑब्जेक्शन होता है, तो बिहार में भी होगा, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। आपने फिर इन चीजों को क्यों नहीं करवाया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकी सबसे बड़ी गलती की, इन्होंने फर्स्ट नोटिफिकेशन किया, उसमें रोक लगाई गई। फिर जब रोक लग गई तो एक बार मुंह जल गया आपका। तो मुंह जब जल गया तो फिर बाद में जो चीजें हुई उसको तो आप सही करवा लेते। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी समझा कि ये भी एक जैसे नॉर्मल सिविल कोर्ट है
और उनके जज जो है, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी सिविल विल कोर्ट में, छोटे मोटे कोर्ट में हो जाता है कि वो थोड़ा सा पॉलिटिकली हैंडल होते हैं। तो इन्होंने वही सोचा कि हम कुछ भी कर लेंगे और बच जाएंगे। लेकिन जिस प्रक्रिया को करके, अब जैसे आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हुजूर हमें 3 महीने कम से कम 90 दिन लगेंगे ये ट्रिपल टेस्ट करवाने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कम समय में नहीं हो सकता है क्या? तो मिनिमम डेज जो होगा वो 90 डेज का होगा। आप कोई कागजी, आप कोई मजाक तो करने नहीं आ रहे। 13-14 करोड़ लोग हैं पूरे बिहार में, आप उसमें से अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन का आपको डिटेल लाना है। तो ऐसे तो लाएंगे नहीं, हर जिले में जाएंगे, हर जिले में आप पहले ये देखेंगे कि अति पिछड़ा की संख्या कितनी है, तो उसके आधार पर आप उसको देखेंगे कि हाँ इनका एमपी, एमएलए और मेयर ये कितने हैं। नहीं होंगे तब आप उसके राजनीतिक पिछड़ेपन को एक निचोड़ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए डेटा कलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब डेटा कलेक्शन करने में अभी आप देखिए कि जातीय जनगणना इन्होंने शुरू करवाई है, बिहार सरकार में अभी शुरू हुई। तो पहला जो फेज था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसमें सिर्फ घर की नंबरिंग करनी है। तो घर के नंबरिंग करने वाला काम अभी तक लटका हुआ है। अप्रैल से आप उसको जातीय जनगणना शुरू करवाएंगे, तो वो नहीं हो पाया। इन्होंने महज 40 से 45 दिन के अंदर सारा काम तमाम कर दिया और कहा कि ये रही रिपोर्ट। हाईकोर्ट में इन्होंने जमा करवा दिया रिपोर्ट को, हाईकोर्ट से ऑर्डर ले लिया। हाईकोर्ट ने कहा ठीक है, आप और राज्य निर्वाचन आयोग जो समझ ले कर ले, डेट निकलवा लीजिए, और डेट इन्होंने अनाउंस करवा दी। शुरू से अगर कोई दोषी है, किसी ने गलत किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया, वो बिहार सरकार ने किया। अगर कुछ भी देखिए निगेटिव फैसला आता है, चुनाव अगर रद्द होने की बात होती है या चुनाव अगर रद्द होता है, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार होगी। घाटा जो लगेगा, जो लोग कहते हैं इतना खर्च हो गया, करोड़ों रुपए खर्च हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ लाख रुपए खर्च हुए हैं। अगर इस जिले की बात करें, मुजफ्फरपुर जैसे जिले में अगर एक नगर निगम का, नगर निकाय का चुनाव हुआ है, तो मोटा मोटी 50 करोड़ रुपए, कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है पूरे चुनाव में। मतलब नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम तीनों को मिला के देखिए आप। तो ये तो सबसे बड़ी बात, जिन्होंने खर्च किया उनके लिए तो ये पहाड़ के जैसा उन पर टूटेगा अगर ऐसा फैसला आता है। तो अब आते हैं फैसला क्या आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट मसला, और इस पर हमने पहले भी बात किया। आप भी अपने कमेंट्स, अपने राय दे सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या होगा। देखिए, जहां तक अभी बात हुई, हमारी जितनी भी जो लॉ के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, विधि के जानकार हैं, उनसे उनका बस यही कहना है कि सरकार ने बहुत कमजोर और स्टैंडिंग पोजीशन वाला कुछ भी ऐसा जवाब नहीं दिया। मतलब एक मजबूत जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, बिहार सरकार की तरफ से, कि इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे मतलब इलेक्शन को बचाया जा सके और सुप्रीम कोर्ट का जवाब जो हो पॉजिटिव आए। ये लॉयर्स का कहना है। और बहुत ही जो लोग हैं जो पक्ष में हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिहार सरकार के लिए निगेटिव ही आएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही नाराज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। और फिर सुप्रीम कोर्ट में 958 पृष्ठों का एक जवाब मतलब दिया गया है, उससे भी संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट। कल फैसले की घड़ी है, कल क्या होता है, लेकिन चांसेस फिर से हम वही कहेंगे कि जैसे पिछली बार हमने कहा था कि 70% जो चांस है
वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फिर से अपने 28 नवंबर वाले ऑर्डर को ही रिपीट कर सकती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बिहार सरकार द्वारा बनाए गए आयोग को, कमीशन को डेडिकेटेड नहीं मानते हैं। जो आयोग अति पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए बनाया गया था, उस आयोग 70% इसके चांसेस हैं, 30% चांसेस हैं कि बिहार सरकार को डांट फटकार देकर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट कहेगी इतनी बड़ी गलती की आपने, 5500 लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि 5,500 जो प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर, ये सब मिला के इन्होंने चुनाव जीता है। तो 30% इसमें एक चांसेस ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट डांट फटकार कर दे और कहे अगली बार से अगर ऐसा करोगे तो नहीं बख्शे जाओगे। लेकिन मामला यहां पर ज्यादा चांसेस इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक मामला और बनता है जो माननीय कोर्ट के अवमानना का मामला बनता है, क्योंकि जैसे ही आप कोर्ट के ऑर्डर्स, कोर्ट के गाइडलाइंस इसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो कोर्ट की अवमानना का मामला होता है। तो कोर्ट की अवमानना का मामला और दूसरी तरफ गलत किया वो, तो उसमें से आपको एक चीज, एक सजा मिल सकती है कि कोर्ट की अवमानना न लगे, लेकिन जो आपने गलती की है उसकी सजा, मतलब ये डेडिकेटेड कमीशन नहीं है, ये कोर्ट कह सकती है। इसलिए 70% इसके चांसेस लग रहे हैं। हालांकि देखिए मंगलवार तिथि है और कल किसके लिए मंगल होगा और हनुमान जी किसका मंगल करते हैं, जीते हुए लोगों का या हारे हुए लोगों का, ये तो कल आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन कहते हैं कि मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है और मंगल का दिन होता है, मंगलकारी दिन होता है। अब देखिए ये भी बड़ा कंफ्यूज वाला काम है कि मंगलकारी किसके लिए होगा, मंगलकारी किसके लिए होगा। जो जीते हुए उनके लिए अगर मंगलकारी होगा तब तो सुप्रीम कोर्ट 30% वाला जो डांट फटकार की, ठीक है इस बार तुमने किया सो किया, अगली बार मत करना, ये हो जाएगा, तब इनके लिए मंगलकारी हो जाएगा। और अगर 70% वालों के लिए मंगलकारी हो गया जो हारे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार सरकार के अगेंस्ट आएगा और कोर्ट कहेगी कि हम इस मामले को नहीं मानते, हम डेडिकेटेड कमीशन नहीं मानते। ज्यादा चांसेस उसी के हैं अभी तक। हालांकि आखिरी फैसला उनको सुनाना है, हम और आप सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ, हम थोड़ी सी गहनता से छानबीन करके और जांच करके बताएंगे आपको, जो कि ज्यादा संभावित हो सकता है। तो अभी तक यही चीजें चल रही हैं पूरे मार्केट में। और मंगलवार का दिन 21 फरवरी का दिन देखिए, लेकिन आप डेट भी देखेंगे 21 तारीख शुभ दिन भी देखेंगे मंगलवार शुभ दिन। तो अब तय यही करना होगा महावीर को, बजरंगबली को, हनुमान जी को कि शुभ दिन किसके लिए बनाए। सबके लिए तो शुभ दिन नहीं हो सकता है, सबके लिए शुभ दिन नहीं हो सकता है। किसी एक पक्ष के लिए शुभ दिन होगा, या तो जीते हुए वालों को या हारे हुए वालों के लिए, एक ही के लिए शुभ दिन होगा। किसके लिए होगा ये कल तय हो जाएगा और बिहार लाइव नाउ पर सबसे पहले जो होगा उसकी सूचना हम आपको जरूर देंगे, उसकी खबर जरूर दिखाएंगे। बने रहिए बिहार लाइव नाउ के साथ। रात 10 बजे फिर हम जुड़ेंगे आपसे और उपेंद्र कुशवाहा के मामले पर करेंगे खास बात। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड नाइट। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।